नालायक बच्चों, आपका वेलकम है आज की क्लास में, जहां पे हम लोग कर रहे हैं आईईडी का चैप्टर नंबर 2। क्या नाम है इसका? नालायक बच्चों, नाम क्या है इसका? बोलो। इसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। अच्छा, मुझे एक बात बोलो, पहले आप मुझे एक बात बताओ, इंडिया फ्री कभी हुआ? 1947 में। लेकिन 1950 से लेके 1990 तक आखिर हमारे देश में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उससे 1991 जैसे हालात क्यों पैदा हो गए, ये चैप्टर उन सारी चीजों की बात करता है बेटा। कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि सर इसकी किताब खोलते ही मुझे नींद आती है। अरे तुम बेकार के टीचर से पढ़ते होगे या खुद से पढ़ते होगे, तो मेरे इस वीडियो से पढ़ो। नींद क्या, नींद का भी नहीं आएगा। डन। आओ देखो सर, सबसे पहले देखते हैं सर, और मैंने आपको बोला है कि बोनस में मैं आपको क्या बताऊंगा, इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आएंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड वो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे मैंने चैप्टर 1 के लिए बताया था, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा था? पहला एक्सपोर्ट सरप्लस, और दूसरा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिश। ये दो क्वेश्चन वहां इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर के भी दो इंपॉर्टेंट बताऊंगा। वो बच्चे का नाम अगर नहीं चाहते वीडियो में तो मोबाइल छोड़ दे। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले देखते हैं थीम ऑफ दिस चैप्टर। आखिर ये चैप्टर पढ़ के मुझे हासिल क्या होगा? सर सबसे पहले आपको पता चलेगा कि गोल्स ऑफ इंडिया, इंडिया के गोल्स क्या है, किस चीज के? 5 ईयर प्लान्स के। आपको ये बात पता है, जैसे हमारे देश में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चुनी जाती है 5 साल के लिए, इससे पहले बेटा हमारे देश में लगा हुआ है 5 ईयर प्लान्स। हमारे यहाँ पे जो भी चीजें होती हैं वो उस प्लान्स के अकॉर्डिंग होती है बेटा। देखेंगे क्या है डिटेल में। दूसरा, नो अबाउट द डेवलपमेंट पॉलिसीज इन डिफरेंट सेक्टर्स। कौन कौन से सेक्टर होते हैं? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, सच एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फ्रॉम 1950 से 1990 के बीच में। यहाँ पे ब्रीफ में बात कर रहा है। आगे, लर्न टू थिंक अबाउट द मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ अ रेगुलेटेड इकोनॉमी। डन। चलो सर, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आखिर चैप्टर कैसे कैसे मूव करेगा। सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे बेटा? आखिर इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी है, आखिर आपको नींद दिलाने का जिम्मा इस चैप्टर ने क्यों लिया है, अगर खुद से पढ़ते हो तो। दूसरा सर, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, आखिर 5 ईयर प्लान क्यों बने। तीसरा बेटा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ट्रेड पॉलिसी, और क्रिटिसिज्म ऑन पब्लिक सेक्टर यूनिट। बेटा मैं आपको बता चुका हूं, पब्लिक सेक्टर यूनिट वो जो गवर्नमेंट की होती है, उसके लिए क्रिटिसिज्म बोला इन्होंने, क्योंकि हम सबको पता है, अरे सुनो ना बेटा, हम सबको एक बात पता है ना, इंडिया इज अ मिक्स इकोनॉमी। इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी है, और मिक्स इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है। लेकिन शुरुआत के दिनों में इंडिया में पब्लिक सेक्टर्स ज्यादा थे, तो सारा काम पब्लिक सेक्टर कर रहे थे। जब पब्लिक सेक्टर खुद ही सारा काम कर रहे थे, तो 1950 से लेके 1990 तक इन्होंने इतना अच्छा काम क्यों नहीं किया कि इंडिया बहुत ऊपर चला जाता, बिकने के आसार क्यों बने थे? ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है आप समझना, और बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। आखिर देश की सरकारों ने ऐसा किया क्या? आओ सर अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा करते हैं बेटा टाइम के साथ ट्रैवल। अब टाइम ट्रैवल क्या है वो देखते हैं सर, ध्यान से देखना बेटा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और जो मेरे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं यहीं से आते हैं बेटा। सबसे पहले, इंडिया में पहला 5 ईयर प्लान कभी लगा? 1951 से लेके 1956 तक। इंडिया में दूसरा 5 ईयर प्लान कब से कब तक लगा? 1956 से लेके 1961 तक। उसके बाद इंडिया में थर्ड 5 ईयर प्लान कब लगा? 1961 से लेके 1966 तक। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर वही 15 मिनट का ब्रेक आपको चाहिए होता है ना, प्लान को भी हॉलीडे चाहिए था, प्लान थक गया, 3 प्लान के बाद प्लान थक गया, उसने 1966 से लेके 1969 तक छुट्टी मना ली, 3 साल की छुट्टी। उसके बाद बेटा आया फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान कब से कब तक? 1969 से लेके 1974 तक। उसके बाद आया बेटा फिफ्थ 5 ईयर प्लान, कभी से कभी तक, 1974 से लेके 1978 तक। ये सबसे छोटा प्लान था सर। उसके बाद आया रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान ने कहा कि मैं 2 साल घूम के आती हूँ, 2 साल घूम के आती हूँ, और 1978 से लेके 1980 तक ये रोल करता रहता था बेटा। अभी सब समझेंगे डिटेल में, अभी बस आपको इतना सा याद रखना है। उसके बाद आया बेटा सिक्स 5 ईयर प्लान 1978 से लेके 1985 तक, और उसके बाद आया बेटा
7th प्लान। अब सवाल है कि इस चैप्टर में आपको सिर्फ 7th प्लान तक ही क्यों पढ़ना है? अरे इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 1990। तो सर इसका मतलब मुझे 1990 तक देखना है, और मुझे पता चल गया कि 1950 से लेके 1990 तक इंडिया में टोटल कितने प्लान्स आ चुके थे? 7। चलो सर बहुत बढ़िया, अभी पूछूंगा इसके ईएस याद कर लेना। अब मैं चल रहा हूँ आगे। एज यूजुअल मैं आपके पास लेके आता हूँ व्हेन एंड व्हाट। मैं आपके पास लेके आता हूँ व्हेन एंड व्हाट, कि कब क्या हुआ था। सबसे पहले बेटा 1948, बेटा सबसे पहला क्या है? सबसे पहले बेटा 1948। 1948 को आप कैसे याद रखोगे? आप याद रखोगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन के नाम से। डन, अभी पूछूंगा। अगला सर 1950 को आप कैसे याद रखोगे? प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप, और इस प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। अभी के लिए आपको बताता हूं कि अभी इस प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होंगे? अभी रिसेंट जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी बेटा। डन, नरेंद्र मोदी जी होंगे बेटा। अच्छा, लेकिन क्या इस प्लानिंग कमीशन का नाम आज भी प्लानिंग कमीशन ही है? नहीं बेटा, इसका नाम बदला है। वो है वो क्या है? ना से कुछ है बेटा, ना से तुम्हारी नानी भी होती है, नीति आयोग। डन, अभी नाम बदला। आगे सर उसके बाद बेटा 1893 में हम देखेंगे बेटा एक प्रशांता चंद्रा महालनोबिस, ये बॉर्न हुए थे। ये बॉर्न हुए थे बेटा। डन, हम देखेंगे आखिर ये क्यों याद करवा रहा हूं मैं आपको। प्रशांत चंद्रा महालनोबिस बेटा। अच्छा है पीसीएम, शर्म आती तुमको? तुमने किसी नाम को। अगला सर 1945 बेटा। अब ये वाला भी ईयर इंपॉर्टेंट है सर। क्यों? प्रशांत चंद्र महालनोबिस was made a member of Britain Royal Society, ओ तरीके, one of the most prestigious organization of the scientist। अच्छा सर, ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक साइंटिस्ट थे इसका मतलब, और ब्रिटिशर्स ने इनको अपनी सोसाइटी में शामिल किया था। अगला सर 1955 में क्या हुआ था? नालायक बच्चे बोलो। 1955 में बेटा द विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री कमेटी, ध्यान से, इसका दूसरा नाम है बेटा विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, का दूसरा नाम है कार्व कमेटी, ने एक बात नोट की थी। क्या? पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को यूज करके गांवों का भला किया जा सकता है बेटा। लेकिन ये बात कब नोटिस की थी उन्होंने? 1955 में। नेक्स्ट है बेटा 1956 द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ वाज अडॉप्टेड बेटा, वाज अडॉप्टेड। डन, ऊपर क्या था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो गया था, यहाँ पे ये अडॉप्ट हो गया बेटा। आगे सर 1990 द शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर वाज कितना था इस टाइम पे? 40.59%, 40.59, क्या 6 नहीं लिख सकते बेटा। डन, अगला देखें सर 1950 से लेके 1990, ये कौन सा टाइम है? अरे ये तो चैप्टर का नाम है सर, ये तो चैप्टर का नाम है, फिर क्यों लिख के लाए? अरे देखो तो सही। फर्स्ट 7 5-year plans attempted to attain 4 goals and the extent to which they succeed in doing so with reference to agriculture, industry and trade। शुरू के 7 फर्स्ट 5-year प्लान ने बहुत कोशिश की थी कि हम ये सब चीज अपने प्लान के अकॉर्डिंग ठीक कर दे, लेकिन हुआ क्या पता नहीं, देखेंगे चैप्टर के अंदर। उसके बाद है बेटा ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये दो बेटा आप ऐसे समझो कि एग्जाम में आ सकता है बेटा। पहला मिड 1960 से लेके मिड 1970, और दूसरा मिड 1970 से लेके मिड 1980। पहले मिड में क्या हुआ 60 से 70 में? इन फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, सर ये बात तो समझ में आ गई कि इन दोनों में ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, लेकिन पहले ग्रीन रिवोल्यूशन का जो फेज था द यूज ऑफ HYV सीड। अरे HYV का मतलब क्या होता है? H अभी अंदर वैसे चैप्टर में डिटेल आएगी, हाई यील्ड वैरायटी सीड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द मोर अफ्लुएंट स्टेट। शुरुआत में फर्स्ट फेज में ग्रीन रिवोल्यूशन कुछ स्टेट्स में यूज किया गया था। कौन कौन से स्टेट थे? पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। जब यहां से रिजल्ट्स अच्छे आए तो नेक्स्ट मिड में बेटा 1970 से लेके 1980 में इन द सेकंड फेज ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन the HYV technology spread to a large number of states and benefited more variety of crop।
क्या आपको एक बात पता है, अरे नालायक बच्चों, क्या आपको एक बात पता है, इस ग्रीन रिवॉल्यूशन से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया था। अब फूड के लिए मुझे किसी और के पास नहीं जाना पड़ता था। डन सर। उसके बाद देख लेते हैं सर पर्सनालिटी, एक ही पर्सनालिटी है बेटा जिसके बारे में आपको जानना है, कौन है सर? प्रशांत चंद्र मालनबीस के बारे में बेटा, ये आप खुद पढ़ोगे। और ये जो एमसीक्यू के लिए मैंने निकाले 23-24 में, ये डेटा अभी इनकम्प्लीट है, इस डेटे में मैं भी और कुछ चीजें ऐड कर रहा हूँ बेटा। डन। तो चलो सर आ जाते हैं अब चैप्टर में। मैंने आपको बोला था इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, वाई वी नीड टू स्टडी दिस चैप्टर, आखिर ये चैप्टर पढ़ना क्यों है। आओ सर देखते हैं। हाँ क्या है, पास होने के लिए। इतना नालायक तू पहले से था कि अभी हुआ है? वही, फिर तो ठीक है बेटा, पहले से था ये। वाई वी नीड टू स्टडी दिस चैप्टर बेटा, सबसे पहले ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया वोक टू अ न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम। हमारी जब आंख खुली तो हम कहां थे? एक आजाद भारत में थे। द लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू डिसाइड, क्या डिसाइड करना था? कि पार्टी कहां करे? नालायक बच्चा नहीं। अमंग अदर थिंग्स द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम मोस्ट सुटेबल फॉर अवर नेशन। पार्टी वार्टी अपनी जगह, उनको सबसे पहले डिसाइड करना था कि आखिर हमारा देश कौन सी इकोनॉमी के साथ जाएगा। इकोनॉमी कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की। पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशल इकोनॉमी, तीसरा मिक्स इकोनॉमी। पहले इन तीनों को एक दफा देख ले सर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी होती है? जहां पे सारा काम कौन कर रहे होते हैं? प्राइवेट लोग। सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसी होती है? जहां पे सारा काम कौन लोग कर रहे होते हैं? पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों मिलके, है ना। अबे नालायक, सोशलिस्ट में सिर्फ और सिर्फ कौन? गवर्नमेंट काम कर रही होती है। अच्छा लास्ट में बेटा मिक्स, जहां पे दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं। आप इसको वैसे ही समझे जैसे मैं समझा रहा हूं, आप किसी से मिलने की कोशिश ना करें बेटा। डन। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेटा, सबसे पहले इन अ मार्केट इकोनॉमी, मैडम शर्म आनी चाहिए आपको। आओ सर। इन अ मार्केट इकोनॉमी वेयर ओनली दोज कंज्यूमर गुड विल बी प्रोड्यूस्ड। मैडम मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये आपका पर्सनल है, मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। नाम ले लूँ? नाम ले लूँ क्या? नलायक ही है ना जीवन में। आओ सर देखो बेटा, अब समझो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या बोला? एक ऐसी इकोनॉमी वेयर ओनली दोज कंज्यूमर गुड विल बी प्रोड्यूस्ड दैट आर इन डिमांड। अब सवाल है कि डिमांड कौन करेगा? जो पैसा पे करेगा, और हम भी वही बनाएंगे। इफ लेबर इज चीपर देन कैपिटल, more labor intensive method of production will be used, and vice versa. In a capitalist society, the goods produced are distributed among people not on the basis of what people need but on the basis of purchasing power. तो इसका मतलब गुड्स किसके लिए बनेगा? सिर्फ और सिर्फ रिच के लिए, क्योंकि यही पे कर पाएगा। डन। लेकिन अब समझो जरा सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या कहती है। इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट गुड आर टू बी प्रोड्यूस। डिसाइड कौन कर रहा है? और ऊपर में कौन डिसाइड कर रहा था? ऊपर में कौन डिसाइड कर रहा था? डिमांड। ऊपर कौन डिसाइड कर रहा था? डिमांड। और सोशलिस्ट में कौन डिमांड करता है? गवर्नमेंट। सर मिक्स गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर। मार्केट मतलब डिमांड। टुगेदर आंसर द 3 क्वेश्चन। कौन कौन से वो क्वेश्चन 11th क्लास में पढ़ के आए हो? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce. डन सर। सर ये हो गया बेटा, ये ना आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, इतना मारूंगा ना मैडम। आओ सर, मैं किससे पढ़ा रहा होता हूँ? ये एनसीईआरटी से लिखा हुआ है। नालायक बच्चे बुक ले आते हैं। आओ सर आगे चलते हैं सर, अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आगे बेटा। अब समझना, पहले मुझे बताओ तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दिस इज अ रॉन्ग आंसर, लाइफ में बोल रहा हूं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? रॉन्ग आंसर। अरे जब इलेक्शन हुए तब जवाहरलाल नेहरू थे, और इलेक्शन तो 1950 के बाद हुए। हमारा देश आजाद कब हो गया था? 1947 में। तो इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू इलेक्शन से पहले ही प्रधानमंत्री बन गए थे। ओ तेरी, मतलब बिना पब्लिक के वोट के चुने हुए प्रधानमंत्री थे? चुने हुए थे नहीं, वो तो सिर्फ हम सब ने आपस में डिसाइड कर लिया था। किसने? वो मिनिस्टर्स ने। भाई उनको बना देते हैं। डन। चलो आगे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड अमंग देम, अब सुन लो,
अब मैडम मुझे उंगली कर रही है, मैडम मुझे उंगली कर रही है। मैडम वी विल डिस्कस इन डिटेल जब आप क्लैट या फिर सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे होगे ना, तब मैं आपको जीटी में बताएंगे, ठीक, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस समय इलेक्शन हुए थे, भारत के पहले इलेक्शन कब हुए थे? 18 में। हाय दैया। अब आपका अगला काम है, सबसे पहले देखो कि भारत में पहली बार इलेक्शंस कब हुए थे। जब भी हुए थे। नालायक बच्ची, नालायक बच्ची। अरे मैडम शर्म आनी चाहिए आपको, टीचर को चैलेंज कर रही है, वो भी बिना नॉलेज लिए। आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ सर पढ़ लेते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड अमंग देम, अब ध्यान से पढ़ना बेटा। सोशलिज्म अपील, अभी अभी मैंने क्लास शुरू करने से पहले आपको एक बात बोली कि इंडिया इज अ मिक्स इकोनॉमी। अब ये देखो लाइन क्या कह रही है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम अमंग देम सोशलिस्ट अपील टू जवाहरलाल नेहरू द मोस्ट। पर जवाहरलाल नेहरू को सबसे अच्छा क्या लग रहा था? सोशलिस्ट। हाउएवर ही वॉज नॉट इन फेवर, लेकिन वो किसके फेवर में नहीं थे? इन काइंड ऑफ सोशलिज्म एस्टेब्लिश्ड इन फॉरवर्ड सोवियत यूनियन। लेकिन वो ऐसा सोशलिस्ट नहीं चाहते थे जो कहां लगा हुआ था? सोवियत यूनियन में। सवाल, सोवियत यूनियन में कैसा सोशलिस्ट इकोनॉमी लगी हुई थी? ये देखो मैंने लिखा, काइंड ऑफ सोशलिज्म एस्टेब्लिश्ड बाय सोवियत यूनियन। उन्होंने कैसा सोशलिस्ट इकोनॉमी लगाया हुआ था? ऑल द फैक्ट्रीज एंड फार्म्स इन अ कंट्री वर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। सब कुछ कौन ओन्ड करेगा? गवर्नमेंट में। देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोवियत यूनियन ने एक ऐसी इकोनॉमी बनाई हुई थी सोशलिस्ट की, जहां पे पब्लिक कुछ भी ओन नहीं कर सकती थी, सबका सब किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। डन सर। सर इसके बाद आगे चैप्टर जाके क्या कहता है? नेहरू एंड मेनी अदर लीडर्स एंड थिंकर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया सॉट एन अल्टरनेटिव। अब उनको अल्टरनेटिव चाहिए। अरे सीधा सीधा मिक्स लगा लो ना जी। कहते नहीं, हमें अल्टरनेटिव चाहिए। किसका? टू द एक्सट्रीम वर्जन ऑफ कैपिटलिज्म एंड एक्सट्रीम वर्जन ऑफ सोशलिज्म। वो कहते हैं कि ना तो मुझे एक्सट्रीम लेवल का कैपिटलिस्ट चाहिए, ना तो मुझे एक्सट्रीम लेवल का सोशलिज्म चाहिए। अरे यार सीधा सीधा बोलो ना, तुमको मिक्स चाहिए। कहते नहीं मिक्स तो चाहिए ही नहीं, बस ये दोनों का एक्सट्रीम लेवल नहीं चाहिए, इसका थोड़ा थोड़ा चाहिए। पता नहीं क्या चाहते थे। इन दिस व्यू, इसीलिए इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी। अब देखो इंडिया को हम लोग कहते हैं मिक्स इकोनॉमी है, ये क्या कहते हैं? इन दिस व्यू इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बट ऑल्सो विथ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। डन। अब इन्होंने क्या किया? एक ऐसी सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाई जहां पे पब्लिक सेक्टर तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन साथ में प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा और डेमोक्रेसी भी रहेगी। अब ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए बेटा। आगे, द गवर्नमेंट वुड प्लान फॉर द इकोनॉमी विद द प्राइवेट सेक्टर बीइंग इनकरेज्ड टू बी द पार्ट ऑफ प्लान एफर्ट। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड दिस आउटलुक। अब हमारा जो इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन है 1948 का, और हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर उसको हम लोग ठीक से पढ़े तो वो इसी तरफ इशारा करती है। वो एक बार भी वर्ड मिक्स यूज नहीं करती है। डन। पक्का पक्का बात समझ में आई? सही है सर, पक्का पक्का समझ में आई। अगली चीज अब सर, इन 1950 द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप, पढ़ के आए ऊपर, विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरपर्सन। और तभी से शुरुआत हुई बेटा। हमारा पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से आया? 1951 से लेके 1956 तक। देखो सर, द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान हैड बिगन। डन। अब आपके एग्जाम का फॉरमोस्ट क्वेश्चन रहा है, कई बार पूछा गया, आखिर ये प्लान है क्या, प्लान के अंदर क्या क्या होता है और प्लान कैसे काम करता है। अब हाँ, ऊपर की समरी भी दूंगा, बस इसको खत्म करके, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर फर्स्ट सेक्शन। इसके बाद में समरी भी दूंगा बेटा। डन। अब सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज प्लान बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बहुत ध्यान से सुनना, आपके एग्जाम के लिए अब भी तैयारी करा दूंगा। देखो सर, व्हाट इज प्लान? व्हाट इज प्लान बेटा? अ प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेस ऑफ अ नेशन should be
पुट टू यूज। पहली बात, प्लान ये बताती है कि इंडिया के रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है। बेटा तू मेरी तरफ देखेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उधर देखने से कुछ नहीं हो रहा। पहली बात समझ में आई? प्लान स्पेल आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन वुड बी पुट टू यूज, पहली बात। दूसरी बात, इट शुड हैव सम जनरल गोल्स एज वेल एज सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कुछ इसमें जनरल बातें होती है और कुछ इसमें स्पेसिफिक बातें होती है। जनरल बात जैसे सरकार चलेगी, दूसरी बात इस सरकार को ये वाला काम करना है, विच आर टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ अ टाइम। मतलब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पहले वाले की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ पहले वाले की बात करूं, तो इसने कुछ जनरल प्रिंसिपल्स लिए। जनरल प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है ग्रोथ, लेकिन इसने इस 5 साल में यह भी डिसाइड किया कि हम 15 हॉस्पिटल्स भी बनवाएंगे। डन, समझ में आया? तो पहला तो जनरल हो गया ग्रोथ, और ये 15 हॉस्पिटल्स बनवाना हो गया स्पेसिफिक। डन सर, दो बातें समझ में आई। पहली बात, प्लान क्या करता है? प्लान क्या करता है? बताता है कि रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है। दूसरी बात बताता है जनरल गाइडलाइंस और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब तीसरी बात, इन इंडिया प्लान्स वर ऑफ 5 ईयर ड्यूरेशन। जब तुमने नाम ही रखा है 5 ईयर प्लान, तो वो 5 साल का ही होगा। एंड वर कॉल्ड 5 ईयर प्लान। लेकिन ये भी हम कहीं से चुरा के लाए, कहां से? बोरोड फ्रॉम सोवियत यूनियन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम अपना भी बनाएंगे एक दिन, जिस दिन हम लोग, ठीक समझ गए, अपना भी बनाएंगे। आगे, our plan document not only specify the objective to be attained। हमारा जो प्लान डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ ये नहीं बताता कि आपको ये वाला काम सिर्फ 5 साल में ही करना है। कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं इसमें 5 साल से ज्यादा तक का भी समय लग सकता है। अरे मान लिया आपने बोला कि सर हम एक ऐसा हाईवे बनाएंगे जो पूरा इंडिया कनेक्ट कर देगा, अब ये 5 साल में तो बन नहीं सकता। तो इसका मतलब ये तो 5 साल की जगह 6 साल, 8 साल, 10 साल का हो गया। तो क्या कभी 5 ईयर प्लान ऐसे प्लान को कवर करेगा? नहीं। देखते सर, our plan document not only specify the objective to be attained in 5 years of the plan, but कह रहा है सर कुछ, also what is to be achieved over a period of 20 years। ओ तरीके, ये पार्ट में बांट देता है कि मतलब एक ऐसा प्लान जो 20 साल में अचीव होने वाला है, उसका 1/4 पार्ट यहाँ पे हो जाना चाहिए। और ऐसे प्लान को, दिस लॉन्ग टर्म प्लान को क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान। बोलो समझ में आया क्या? पक्का पक्का? हाँ हाँ, समझ में आया? चलो सर, अब समरी दे दूं। अब जल्दी से बेटा एक बार हमने जितना भी पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपको क्या करना है बेटा? सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ना है और बात बन जाएगी बेटा। सबसे पहले बेटा, ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया हैड टू डिसाइड क्या? द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम बेटा। और इकोनॉमिक सिस्टम कितने होते हैं? मैं सिर्फ आपको हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ने के लिए कह रहा हूं, देखो याद हो जाएगा सब बेटा। पहला कैपिटलिस्ट, दूसरा सोशलिस्ट और तीसरा मिक्स बेटा। आपको इन तीनों की बातें पता है बेटा। अगर इस चैप्टर से थोड़ा सा आगे जाऊंगा बेटा, थोड़ा सा आगे चले सर, उसके बाद इस लाइन में क्या लिखा है? सोशलिस्ट अपील टू जवाहरलाल नेहरू द मोस्ट। इतने से बात मुझे पता चल गई। काइंड ऑफ सोशलिस्ट एस्टैब्लिश्ड बाय यूनियन। कैसा किया था बेटा उन्होंने? सारी फैक्ट्रीज और सारे फार्म किसके होंगे? गवर्नमेंट की होगी, और कुछ भी प्राइवेट का नहीं होगा। लेकिन क्या जवाहरलाल नेहरू को ऐसा चाहिए था सोशलिस्ट इकोनॉमी? नहीं, उनको ऐसी नहीं चाहिए थी बेटा। अब अगले में देखते हैं बेटा, आपको सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ना है, बात बन जाएगी बेटा। पढ़ो जरा। अल्टरनेटिव टू द एक्सट्रीम वर्जन ऑफ कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, इसका अल्टरनेटिव चाहिए था। क्या निकला? इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बट विद अ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी बेटा। अगले लाइन में बेटा, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 का और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन के इस बात की तरफ इशारा भी करते हैं बेटा। डन। चलो सर, अगले में अब मुझे क्या याद करना था सर? 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ। 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ और चेयरपर्सन किसको बनाया गया? प्राइम मिनिस्टर को बेटा। और तभी से शुरू हुआ एरा ऑफ 5 ईयर प्लान बेटा। अब आपको ये भी याद होना चाहिए बेटा, क्या? प्लान। इसका एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकता है बेटा। प्लान के लिए सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ो, देखो अभी के अभी याद हो जाएगा बेटा। सबसे पहले व्हाट इज प्लान में बेटा? हाउ द रिसोर्सेज पुट टू यूज। अगले में हाईलाइटेड बेटा जनरल गोल्स एज वेल एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बेटा। तीसरे में बेटा 5 ईयर ड्यूरेशन बेटा। चौथे में स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर। और यही क्या कहलाता है? पर्सपेक्टिव प्लान। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है 3 मार्क्स में पूरा, जहां पे वो आपसे पूछता है व्हाट इज प्लान, और कई बार आपके एग्जाम में आया 1 मार्क्स में एक्सप्लेन पर्सपेक्टिव प्लान। तो आपको लिखना इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लान।
ऑफ अ 20 ईयर ड्यूरेशन। डन, चलो सर समझ में आया और आपको ये याद भी हुआ। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट है बेटा द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। बेटा गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, बेटा ये किसका पार्ट है सर? ये जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 2, मैंने आपको क्या बोला, चैप्टर 2 में मुझे आपको 6 चीजें पढ़ानी है। इन 6 चीजों में दूसरा पार्ट है बेटा द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। बेटा उन्हीं में से आओ सर, दूसरा गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। बेटा अ प्लान शुड हैव सम क्लियरली स्पेसिफाइड गोल्स। द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स वर क्या क्या? पहले भी थे, आज भी है। पहला क्या है? ग्रोथ, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, तीसरा सेल्फ रिलायंस और चौथा इक्विटी। डन, 4 चीजें बेटा। पहला ग्रोथ, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, तीसरा सेल्फ रिलायंस और चौथा इक्विटी। बहुत बढ़िया बेटा। This does not mean that all the plan have given equal importance to all these plan. अब ये नहीं कह रहा कि मान लिया आपका पहला प्लान है, दूसरा प्लान है, तीसरा प्लान है, चौथा प्लान है, आप हर बार चारों चीजें लगा के चलो। नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पहले प्लान में सिर्फ 2 चीजें पकड़ूंगा, ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन, तो 2 ही पकड़ो। या सर मैं ना ये जो चौथा प्लान शुरू किया है इस पे मैं सिर्फ इक्विटी पे ध्यान देना चाहता हूं, तो सिर्फ इक्विटी पे ध्यान दो। जरूरी नहीं है कि हर एक प्लान इन चारों चीजों को लेके चले। डन, आगे सबसे पहले देखते हैं सर ग्रोथ का मतलब क्या है। ग्रोथ सर, ग्रोथ होता क्या है बेटा? इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी। ग्रोथ 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 बेटा, इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। बोलो सर, पहली बात समझ में आई? क्या बोला? ग्रोथ का मतलब इंक्रीज करना कैपेसिटी। किस चीज की कैपेसिटी? किस चीज की कैपेसिटी? गुड्स की और सर्विस के आउटपुट की। डन, आगे सर इट इंप्लाइज ईदर अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल या लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज। एक मिनट सर, ग्रोथ कैसे? या तो सर आपका हकीकत में फूड ग्रेन्स, टेक्सटाइल्स, गुड्स ये सब इंक्रीज हुआ, या फिर आपके सर्विस का नेटवर्क बढ़ा हुआ हो। डन, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की सर्विस, बैंकिंग की सर्विस, एफिशिएंसी, प्रोडक्शन कैपेसिटी की सर्विसेज बेटा। लेकिन सर सवाल है, आखिर मैं मेजर कैसे करूंगा कि ये जो मैंने 5 ईयर प्लान में अपना एजेंडा ग्रोथ रखा था वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ? सर वो ऐसे अचीव होगा, अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टेडी इंक्रीज, नॉट इंक्रीज, स्टेडी इंक्रीज इन द जीडीपी। मतलब ये स्टेडी इंक्रीज और सिर्फ इंक्रीज का मतलब क्या है बेटा? पहला ईयर, दूसरा ईयर, चौथा ईयर, 5वां ईयर बेटा। डन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 में यहाँ पे मेरा जीडीपी का ग्रोथ रेट था 3%, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे हो गया 10। तो आखिरी में जाके देखना, नहीं सर स्टडी इंक्रीज का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ना, 1 2 3 4 5, इसका मतलब स्टडी इंक्रीज। और स्टडी इंक्रीज इज बेटर इंक्रीज, और इसी को बोला गया गुड इंडिकेटर। अब क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो बेटा, आपको पता है कि जीडीपी क्या होता है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता कि जीडीपी क्या होता है उनके लिए मैं जीडीपी लिख के लाया हूं बेटा। वैसे शायद आपको भी ना पता हो तो देख लेना बेटा। व्हाट इज जीडीपी? द जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। बताओ इस लाइन में ऐसा कौन सा वर्ड मिसिंग है? डोमेस्टिक है सर, क्योंकि मैंने जीडीपी के नीचे नहीं लिखा है क्या? एमपी या एफसी। आगे सर एग्जाम्पल के लिए आप इसको ना एक ऐसे एग्जाम्पल से समझो, यू कैन थिंक जीडीपी एज अ केक। ऐसे समझ लो जीडीपी एक केक है और ग्रोथ उसका साइज है। अगर केक का साइज बढ़ेगा तो ज्यादा लोग उसको एंजॉय कर पाएंगे, तो इसका मतलब जीडीपी बढ़ रही है। इन द साइज ऑफ द केक, इफ द केक इज लार्जर मोर पीपल कैन एंजॉय इट। तो ऐसे जीडीपी समझा और ऐसे हमने उसका ग्रोथ समझा बेटा। अब आगे से लास्ट लाइन देखते हैं सर। द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर ऑफ अ इकोनॉमी। कौन कौन से सेक्टर है सर? एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर बेटा। इन तीनों के ग्रोथ को मिला के जीडीपी का ग्रोथ देखा जाता है। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ दीज सेक्टर मेक अप द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द कंपनी। इन तीनों के जीडीपी को मिलाने से क्या बनता है? स्ट्रक्चरल कंपोजिशन बेटा। डन, मैंने आपको ग्रोथ बता दिया।
अब आपको ग्रोथ को याद करने के लिए 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से मुझे ग्रोथ याद करके दे दो बेटा। चलो बच्चों, नालायक बच्चों, देखते हैं सर मॉडर्नाइजेशन क्या है बेटा। मॉडर्नाइजेशन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। यही है मॉडर्नाइजेशन। क्या? नई टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करना, या नई टेक्नोलॉजी से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ये है मॉडर्नाइजेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं सर। अ फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑन द फार्म बाय यूजिंग न्यू सीड वेराइटीज इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ओल्ड वंस। ठीक है सर, अब आया मॉडर्नाइजेशन। सिमिलरली अ फैक्ट्री कैन इंक्रीज आउटपुट बाय यूजिंग न्यू टाइप ऑफ मशीन। सर ये है मॉडर्नाइजेशन। लेकिन मॉडर्नाइजेशन को एक्सप्लेन करते करते एनसीईआरटी कहां कहां चला गया वो भी देखते हैं। अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। हाउएवर मॉडर्नाइजेशन डज नॉट रेफर ओनली द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो टू चेंज इन सोशल आउटलुक। क्या होता है ये सोशल आउटलुक? सोशल की हिंदी तो होती है समाज, और आउटलुक का मतलब होता है देखना। द रिकॉग्निशन दैट वुमन शुड हैव द सेम राइट एज अ मैन, ये है सोशल आउटलुक। ये है सोशल आउटलुक जहां पे मेन को और वुमेन को सेम समझा जाए सर। अब मॉडर्न सोसाइटी मेक्स द यूज ऑफ टैलेंट ऑफ अ वुमन इन द वर्क प्लेस सच एज बैंक्स में, फैक्ट्रीज में और स्कूल एक्सेट्रा में। बेटा मेन को वुमन को एक जैसा समझा जाए, उसके यूज से देखा गया कुछ कंट्रीज में डेवलपमेंट हुआ है। अब मॉडर्नाइजेशन इंडिया में भी है। चलो सर, इसके लिए इतना ही लिखा हुआ था। अब आगे चलते हैं सर। थर्ड गोल किसका? 5 ईयर प्लान का थर्ड गोल क्या है सर? सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस क्या होता है देखते हैं सर। थर्ड क्या है? सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? मैं अपने आप में सब कुछ, यही है सेल्फ रिलायंस। अरे बोलो ना सर। सेल्फ रिलायबल। सेल्फ रिलायबल। A nation can promote economic growth in modernization by using its own resources या by using resources imported from other nation। मैं अपने देश का ग्रोथ कर सकता हूं, मैं अपने देश का मॉडर्नाइजेशन कर सकता हूं। कैसे? खुद के रिसोर्सेज को यूज करके या रिसोर्सेज बाहर से इंपोर्ट करके। बट इट मीन्स अवॉइडिंग इंपोर्ट ऑफ दोज गुड विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ। सर सेल्फ रिलायंस का मतलब हो गया वो चीज अवॉइड करना या उस कंपटीशन को अवॉइड करना जो मैं खुद कर सकता हूं फिर भी मैं बाहर से मंगा रहा हूं बेटा। इसलिए इंडिया बहुत सारे ऐसे मेजर्स यूज करती है जहां पे वो डोमेस्टिक मार्केट को प्रमोट करने के लिए बाहर से आने वाली चीजें जो सस्ती होती है जानबूझ के उसको महंगा किया जाता है कि कहीं वो सस्ती चीज इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट को खराब ना कर दे। डन। मेक इन इंडिया इसका एक पार्ट है बेटा, लेकिन सेल्फ रिलायंस एक अलग चीज है बेटा। इस सेल्फ रिलायंस के अंदर ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया था बेटा। डन। आगे देखते हैं सर। द फर्स्ट 7 ईयर प्लान गेव इंपॉर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस। शुरू के 7 साल यही हुआ था हम एज अ इंडियन, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी थे। लेकिन अभी इसको ऐसे समझ लेते हैं बेटा। शुरू के 7 सालों तक, सॉरी शुरू के 7 5 ईयर प्लान तक इंडिया विदेशियों से कुछ खरीदना चाहता ही नहीं था। रीजन? उसको डर लगता था कहीं फिर से वो 200 साल वापस ना आ जाए। इसलिए उसने कौन सी पॉलिसी लगाई हुई थी इस सभी सातों में? सेल्फ रिलायंस। हम बाहर से कुछ नहीं मंगाएंगे, हम सिर्फ अपना ही अपना करते रहेंगे, क्योंकि अगर बाहर वाले देंगे तो वो अधिकार जमा देंगे। देखो ये आगे लिखा है। दिस पॉलिसी वाज कंसिडर्ड अ नेसेसिटी in order to reduce our dependence on foreign countries, especially for food. Further, it was feared that, अब देखो सर ये है मेन पॉइंट, ये है मेन पॉइंट बेटा। Further, it was feared that dependence on imported food supplies, foreign technology and foreign capital make India's sovereignty vulnerable बेटा। vulnerable का मतलब weak। इंडिया की प्रभुता को या इंडिया की ऐसे बोले क्या नाम है डिग्निटी को वो कमजोर कर सकता था। टू फॉरेन इंटरफेरेंस इन अवर पॉलिसीज। डन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछ सकते हैं, एग्जाम में इसको पूछ सकते हैं। आप जल्दी से मुझे ये वाला पूरा याद करके दो। आपका टाइम शुरू होता है अब। सेल्फ रिलायंस बेटा। लास्ट में आ गए सर। अपना जो क्या है सर? सर अपना है द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स में पहला क्या था? ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया?
कैपेसिटी बढ़ जानी चाहिए। उसके बाद दूसरा था मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ने क्या बोला, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और एक और सोशल आउटलुक। तीसरा था सेल्फ रिलायंस, जिसमें क्या बोला गया, इंपोर्ट ऑफ दोज गुड रिस्ट्रिक्ट किया गया था विच कुड बी प्रोड्यूस इन इंडिया इटसेल्फ। अब हम लोग लास्ट में आए बेटा किसके, इक्विटी के बेटा। डन, आ जाओ सर इक्विटी देखते हैं। सर इक्विटी का मतलब वैसे क्या होता है, इक्विटी का मतलब जितना टाइम मैं इसको दूं उतना टाइम मैं उसको भी दूं, समझ रहे हो क्या, पागल हो क्या। आओ, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रीच टू द पुअर सेक्शन एज वेल इंस्टेड ऑफ बीइंग एंजॉयड ओनली बाय रिच। डन सर, अपने को भी ये पक्का पक्का समझ में आया। इक्विटी का मतलब, हाँ जी, हाँ पुअर रिच की बात बेटा ये था ना, मैं बताता हूँ देख, पहले होता था बेटा रिच है पुअर, अभी कंसेप्ट खत्म है। अभी क्या है, वेरी वेरी पुअर, पुअर, वेरी रिच, रिच, बीच में कौन है, अरे बोला ना बीच में कौन है। डन, चलो सर आओ दोबारा देखो सर, कह रहा इसकी बात नहीं हो रही, तेरी बात होती है, मैं शक करूं। It is important to ensure that the benefit of economic prosperity reach the poor section as well, instead of being enjoyed only by rich. Done sir, आगे। Now, growth, modernization and self-reliance by themselves may not improve the kind life of which people are living. इनको ऐसा लगा कि सर ग्रोथ कर देने से, मॉडर्नाइजेशन कर देने से, सेल्फ रिलायंस कर देने से हर चीज नहीं ठीक होएगा। इन तीनों के बाद भी एक चीज रह जाती है, क्या है वो, इक्विटी। अ कंट्री कैन हैव हाई ग्रोथ, मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कंट्री के पास हाई ग्रोथ है, सबसे ऊंची वाली टेक्नोलॉजी है, एंड ऑल्सो हैज मोस्ट ऑफ इट्स पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, दिस इज नॉट गुड, ये नॉट गुड सिचुएशन है सर, ये नॉट गुड सिचुएशन है कि अपना जीडीपी भी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजीज भी बढ़ रही है, गरीब भी बढ़ रहे हैं सर, ये नॉट गुड सिचुएशन है। इन एडिशन टू ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, इन तीनों के बावजूद भी एक चीज जरूरी है, दैट इज इक्विटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बहुत जनरल बातें की है बेटा यहाँ पे। एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट his or her basic need such as food, decent house, education and health care. Inequality in the distribution of wealth should be reduced. लेकिन ये तभी सही हो सकता है जब आप इस इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को बराबर कर दो। मैं नहीं बोल रहा बेटा कि हमेशा बराबर होगा, लेकिन एक सेटिस्फैक्टरली वाली सिचुएशन में तो हो सकता है बेटा। आपका इक्विटी भी यहाँ पे खत्म होता है बेटा। जल्दी से इसको एक दफा देख लो, मैं सुन नहीं रहा, इसके बाद शुरू करूंगा अगला सेक्शन। वेलकम है सर एक बार दोबारा से आपका इसी सीरीज में। हम लोग अब क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग कर रहे हैं थर्ड पार्ट जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। डन सर, आओ सर देखते हैं। एग्रीकल्चर बेटा, द पॉलिसी मेकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अरे देखो देश तो आजाद था, और मुझे पता है कि ब्रिटिशर्स जब छोड़ के गए थे मेरे देश के 70 से 75% पीपल किस पे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे। तो एक बहुत बड़ा सेक्शन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था, और विलेजेस में भी रह रहा था। अरे विलेजेस में भी रह रहा था, लेकिन ब्रिटिशर्स के जाने के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के जाने के टाइम पे, बेटा मोबाइल लेते बहुत मारूंगा नहीं तो, ब्रिटिशर्स के जाने के टाइम पे जमींदार सिस्टम लगा हुआ था, जमींदार सिस्टम लगा हुआ था। अब ये सारी चुनौतियां किसके सामने थी, सरकार के पास, कि आखिर इतने सारे लोग जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है इनको कैसे ठीक किया जाए। द पॉलिसी मेकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया had to address these issues which they did through land reform and promoting use of high yielding variety seed which assured मतलब assist in revolution in Indian agriculture। लेकिन मेरा इंडियन एग्रीकल्चर अच्छा हुआ था बेटा इस पीरियड में, ये अच्छा हुआ था। आखिर सरकारों ने कैसा काम किया था और क्या किया था वो देखते हैं बेटा। सबसे पहले ये लोग क्या लेके आए बेटा, लैंड रिफॉर्म। क्या है ये लैंड रिफॉर्म, लैंड में रिफॉर्म क्या है देखते सर। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्योर सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय
जमींदार या जागीरदार, ये हम लोग पढ़ के आए चैप्टर 1 में, हु मेरली कलेक्टेड रेंट फ्रॉम एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड इंप्रूवमेंट ऑन द फार्म। जमींदार सिर्फ कलेक्ट करता था और इसी से वो समझता था कि मैंने कंट्रीब्यूशन कर दिया, जबकि वो कंट्रीब्यूशन था नहीं बेटा। अब सरकारों ने क्या किया बेटा, द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे टिलर्स की हालत खराब थी, जमींदार ठीक से काम नहीं कर रहे थे, ना उनको काम करने दे रहे थे। हम मजबूर हो गए इंपोर्ट करने के लिए। कहां से? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म। लेकिन अब इक्विटी लाना था भाई, हमारा गोल है ना, मैंने बोला ना गोल है हमारा। तो उन्होंने क्या किया, विच प्राइमरली रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। Steps were taken to abolish intermediaries and to make the tiller the owner of the land. The idea behind this move was that ownership of land would give incentive to the tiller. अगर मैं उनको, उन टिलर्स को जो लैंड पे सिर्फ काम करते हैं, उनको उसी लैंड का ओनरशिप दे दूंगा, तो अब उनको रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर रेंट पे नहीं करना पड़ेगा तो उनके पास पैसा बचेगा, और अगर उनके पास पैसा बचेगा तो उस पैसे को वो कैपिटल बनाएगा, और कैपिटल बना के वो उसी लैंड में इन्वेस्ट करेगा और ग्रोथ ज्यादा होगी। ये वाली बात लास्ट में बोला। द आइडिया बिहाइंड द मूव वाज दैट ओनरशिप ऑफ लैंड वुड गिव इंसेंटिव टू द टिलर टू इन्वेस्ट इन मेकिंग इंप्रूवमेंट प्रोवाइडेड सफिशिएंट कैपिटल वाज मेड अवेलेबल टू देम। बोलो सर, समझ में आया? अब जल्दी से सर, जल्दी से, टाइम ना वेस्ट हो, मैं आपको करा देता हूं लैंड सीलिंग बेटा, बस इतने से मैं नहीं सुनूंगा नहीं, बस पढ़ाऊंगा बेटा। पहला देखा लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या था? चेंज इन ओनरशिप। भाई लैंड रिफॉर्म का मतलब सिर्फ ओनरशिप में चेंज कर दो, 20 से किसको हटा दो? टिलर्स को हटा, सॉरी पागल है क्या, इंटरमीडिएरीज को हटा दो। लेकिन लैंड सीलिंग क्या होता है? सीलिंग का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, और रिस्ट्रिक्शन किस पे लगाया? लैंड के ऊपर। देखते हैं सर। It was another policy to promote equity in agriculture sector. This means fixing the maximum size of land. अरे लैंड का साइज फिक्स करने का मतलब एक आदमी कितना लैंड होल्ड कर सकता है, इसका साइज फिक्स करना था। Which could be owned by an individual, मतलब एक आदमी सिर्फ इतना हेक्टेयर लैंड ले सकता है। अगर उसके पास इससे ज्यादा लैंड है तो सरकार इतना छीन लेगी और किसी और टिलर को दे देगी। द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वॉज टू रिड्यूस द कंसेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड। पहले क्या था? 10 लैंड 2 आदमियों पे थी, अब 10 लैंड 10 आदमियों पे हो गई, इस लैंड सीलिंग के लॉ की वजह से। द अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज मींस, अब ये इंटरमीडिएरीज ऊपर वाले में हटाए गए थे, यहां से भी हटाए गए। इससे फायदा क्या हुआ? 200 लाख से ज्यादा टीनेंट, 200 लाख का मतलब कितना हुआ? 2 करोड़। 2 करोड़ टीनेंट केम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आ गई तो गवर्नमेंट इनकी मदद भी करने लगी। दे वर थस फ्रीड फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय जमींदार। द ओनरशिप conferred on tenant gave them the incentive to increase output and this contributed to the growth in agriculture. Then बड़ी सिंपल बात है। अगला however, लेकिन बेटा ये है एक नेगेटिव पॉइंट, ये है एक नेगेटिव पॉइंट बेटा। लूप होल्स हर जगह होते हैं बेटा, यहां पे भी निकला। however, the goals of equity was not fully served by abolition of intermediaries. In some areas the former zamindar continued to own large area of land by making use of some loopholes in the legislation. कुछ जमींदार ने धोखेबाजी करी और लैंड छीनने के बाद भी वापस उन्हीं को मिल गई। There were cases where tenants were evicted and the landowner claimed to be self-cultivator, claiming ownership of the land. मतलब एक जमीन थी जहां पे बहुत सारे टेनेंट्स काम किया करते थे, लेकिन जब गवर्नमेंट चेक करने आई या सरकार का कोई ऑफिशियल चेक करने आया तो उन सबको भगा दिया गया, और जो जमींदार था वो अपनी फैमिली के साथ उसी लैंड में काम करने लग गया, उसको लैंड पास हो गया। फिर वो दूसरा लैंड जो भी उसका था वहां पे भी फिर से पहुंच गया और वो वाली भी जमीन
उसको दे दी गई। तो उन्होंने इस लूप होल का फायदा उठाया। क्यों? क्योंकि उस समय पता नहीं किस तरीके से चीजें देखी जाती थी, फोटो वगैरह होते थे कि नहीं होते थे, बस साइन वाइन अंगूठा अंगूठा लगा के पास कर दिया गया। द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर, जो इतने गरीब थे जिन पे लैंड था ही नहीं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बेटा इसमें। डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म वह सक्सेसफुल, लेकिन बेटा कुछ जगहों पे सक्सेसफुल थे बेटा, जहां जैसे कि केरला और वेस्ट बंगाल। क्यों? आखिर कोई पॉलिसी कहीं पे सक्सेसफुल क्यों है? अरे बेटा, किसी कोचिंग का रिजल्ट किसके वजह से अच्छा होता है? बच्चों की वजह से कि टीचर की वजह से? ऑब्वियसली टीचर की वजह से। टीचर अच्छा होएगा तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। डन। अब देखो बेटा, केरला और वेस्ट बंगाल में ये प्लान इसलिए सक्सेसफुल हो गया क्योंकि वहां की गवर्नमेंट committed to the policy of land to the tiller. Done. Unfortunately, other state did not have same level of commitment. लेकिन कुछ सरकारें सेम कमिटमेंट पे काम नहीं कर रही थी, इसलिए वहां पे इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो आज की क्लास में बस इतना ही बेटा, ठीक। थैंक यू। अब आप लोग मुझे सुना दो और चले जाओ।